अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि पेपर बहुत अच्छा गया होगा, तो काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, फ़ाइनली आपका उर्दू का पेपर हो गया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पेपर से कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि सिर्फ एक ट्रिक और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। उस ट्रिक में मैंने आपको दो बातें ख़ास तौर पे बताई थी कि मुझे पता था आगे जाकर रमज़ान आ जाएंगे और रमज़ान में मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, इसलिए रमज़ान आने से पहले ही एक महीना पहले ही मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना शुरू कर दिए थे। हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। 10-10 मिनट की क्लास थी, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, मात्र 10-10 मिनट की क्लास थी। अगर आप वो 10-10 मिनट की क्लास भी अगर आप ढंग से देख लेते, वो वीडियोज़ आप देख लेते, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाते। और काफ़ी बच्चों ने देखे होंगे और काफ़ी बच्चों को आए भी होंगे। उसके अलावा मैंने दूसरी चीज़ में ये बताई थी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है उस 10 मिनट की वीडियो को देखने के भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिए थे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट दिया था और सभी कुछ बताया, टेलीग्राम अकाउंट सब कुछ लिंक दिया था कि आप मुझसे पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं ताकि आप आराम से पढ़ाई करें। मेरा मकसद है कि आप सभी बच्चे अच्छी से पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ाई करें और अच्छे नंबर हासिल करें, यही मेरा मकसद था। उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था, इसलिए मैंने आपको कहा था पीडीएफ भी आप मुझसे ले सकते हैं। बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किए और काफ़ी बच्चे मुझसे पीडीएफ ली भी बच्चों ने। और जैसा कि मैंने पीडीएफ में बताया था एज़ इट इज़ वैसे ही सवाल आए हैं। जैसे मैंने 10-10 मिनट की जो क्लास ली थी वही सवाल एज़ इट इज़ जो भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है वही सवाल आपके पेपर में आए हैं। आप चाहें तो उस क्लास को वापस रिवाइज़ करके देख सकते हैं, मेरा दावा बिल्कुल सही है। बहरहाल अब तो आपका पेपर हो चुका है, तो अब बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि सर इस पेपर का क्या करवाया जाए, सॉल्यूशन करवाया जाए। आप एक्साइटमेंट में थे कि आपने सही किया है, गलत किया है, कितने नंबर आपके आने चाहिए। तो अब देख लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ पेपर को। प्यारे बच्चों, पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को यहीं पॉज कर दें और एक बार क्या करें, आप अपने हाथ में पेपर पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं, ठीक है, ताकि आप उनको नोट कर सकें, टिक मार्क कर सकें, आप लिख सकें, पेंसिल से पेन से किसी से भी लिख सकें। पेपर वापस पूरा टाइप करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं वापस पूरा पेपर टाइप करता इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और चूँकि रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, तो मैं ज़्यादा टाइम कोशिश करता हूँ कि इबादत में ज़्यादा टाइम मसरूफ़ करूँ और इन चीज़ों में टाइम लगाना मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ नहीं करूँ। लेकिन फिर भी आप बच्चों से भी मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, आपके भी एग्ज़ाम है, आपकी भी ज़िंदगी का सवाल है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए भी टाइम टू टाइम मैं सारे वीडियो अपलोड करता रहूँ। इसलिए कोशिश करता हूँ बहुत ही कम टाइम में, बहुत मेरे पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा किल्लत रहती है, उस किल्लत वाले टाइम में भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ वीडियो बनाता रहूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर लिए हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लिए हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या आपके आंसर रहने वाले हैं। आप पेपर हाथ में ले लीजिए, मैं बारी बारी सवाल पढ़ता हूँ। पहला जो सवाल है, जिसमें आपको 12 MCQ वाले सवाल दिए गए थे, पहला सवाल है, उस 12 सवाल में से पहला सवाल है, मुरासिले को मुकालमा किसने बनाया? जवाब, मिर्ज़ा गालिब ने। दूसरा सवाल है, उमाकांत किस अफसाने का किरदार है? जवाब, सी लम्हे। तीसरा है, सग मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का नाम क्या था? जवाब है बी लाली। चौथा सवाल है, सफ़रनामा ज़र्द पत्तों की बहार में किस मुल्क के सफ़र का जिक्र है? जवाब है इसका डी पाकिस्तान। सवाल नंबर 5, हाली का पूरा नाम क्या है? जवाब है बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत इजी थे, मैंने आपको बताए भी थे उस 10-10 मिनट वाली क्लास में, और उस पर मैंने टाइटल ये भी लगाया था, ये तो करके ही जाइएगा, यानी ये तो आपको करके जाने ही जाने थे, उससे तो सवाल पूछे ही जाने थे, और वही सवाल इसमें से आए हैं। आप चाहें तो क्लास से वापस मिलान कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन बच्चों के पास आंसर की नहीं पहुँची उनके पास भी पहुँच जाए। अब वो बच्चे मिलान कर लें कि उन्होंने कितने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, कितना अच्छा उनका पेपर गया है। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 6, शायरी में आरजू लखनवी के उस्ताद कौन थे? जवाब है इसका डी मीर ज़ामिन अली जलाल। सवाल नंबर 8, नज़्म गौर गरीबा किस ज़बान से उर्दू में तर्जुमा की गई है? जवाब है ए अंग्रेज़ी ज़बान से। सवाल नंबर 8, शफ़ीक फ़ातिमा शुअरा बुनियादी तौर पर शायरा हैं, किसकी शायर हैं?
जवाब है इसका ए गज़ल के शायरे हैं। सवाल नंबर 9, आपके निसाब में शामिल प्रेमचंद के नावल में बेवा औरत का नाम क्या है? जवाब है इसका सी पूर्णा। मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा साहब को बाइसाइकिल के कितने रुपए दिए? इसका सही जवाब है बी 40। सवाल नंबर 11, ये 40 और 50 में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, आप एक बार मिला लेना, ठीक है, हो सकता है जल्दबाजी में मुझसे 40 लिखने में आ गया हो, शायद 50 भी थे 40 भी थे। कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं देखकर आपको वापस बता दूंगा, बहुत जल्दी में पेपर बनाया मैंने आपका ये। सवाल नंबर 11, मुख्तसर अफसाने का आगाज़ किस सदी में हुआ? जवाब है इसका सी 20वीं सदी में। अभी जो चल रही है वो है 21वीं सदी, और प्रेमचंद ने 20वीं सदी में इसकी शुरुआत की थी। उससे पहले मुख्तसर अफसाने नहीं चला करते थे, ये इंग्लिश से उर्दू में आए हैं। सवाल नंबर 12, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? सही जवाब है ए अरबी ज़बान का। कौन सी ज़बान का है? अरबी ज़बान का, जिसके मानी है औरतों की बातें करना या औरतों के बारे में बात करना। अब है सवाल नंबर 2, जिसमें आपको 6 खाली जगह यानी रिक्त स्थान यानी कि मुकम्मल करने के लिए दिए गए हैं। खाली जगहों को पुर कीजिए। पहला है, मलेरिया फैला तो उसका इल्ज़ाम भी पर आयद हुआ। किस पर आयद हुआ? मच्छर पर। दूसरा है, तो शुरू करता हूँ नाम लेकर उसका जिसने ये दुनिया बनाई। दुनिया किसने बनाई? खुदा ने। अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी ना बनाना। क्या ना बनाना? बिज्जू का ना बनाना। वो बुज़ुर्ग होरी ये लास्ट में मरता मरता ये बात कहता है। इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा? पानी आएगा। पांचवा है, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। रूह अर्ज़ आज़म का इस्तकबाल करती है, उस नज़्म का ये शेर की एक मिसरा है। तो खाली जगह में आएगा सूरज। नून मीम राशिद का पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद है, ठीक है। नून मीम राशिद ज़िंदगी से डरते हो नज़्म के शायर हैं। अब है आपका तीसरा सवाल, जिसमें आपको छोटे छोटे सवाल यानी एक एक लाइन का जवाब देना है। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा जवाब ढंग से देना था। सवाल था, तीसरे का पहला सवाल है, आपके निसाब में शामिल गालिब का पहला ख़त किसके नाम लिखा गया है? तो जवाब मैंने लिखा है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। आपको पूरा लिखना था, अगर आपको जवाब आता भी था आपको लिखना था कि निसाब में शामिल गालिब का पहला ख़त मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखा गया है, ठीक है। दूसरा है, अफसाना मैं वो में किस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का जिक्र है? सही जवाब है फुलवारी शरीफ स्टेशन। फुलवारी शरीफ स्टेशन का जिक्र है, जहाँ पर वो बुज़ुर्ग बैठा रहता था। सवाल नंबर 3, कलीमुद्दीन अहमद का खाका किसने लिखा? जवाब अहमद जमाल पाशा, ये आपके चैप्टर का नाम है। सवाल नंबर 4, जज्बी के मुताबिक दर्दमंदों की राह गुज़र कौन सी है? इसका जवाब क्या होगा? दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुज़र भी होगी। दर्दमंदों की वही राह गुज़र भी होगी, यानी मैंने शेर की पंक्ति लिखी है, तो यहाँ पर आपको जवाब ये देना था कि दिल अगर दिल है, अगर दिल में सचमुच दर्द है, तकलीफ़ है, लोगों के एहसास, उनकी दुख तकलीफ़ों को समझने का दर्द है, तो वही मेरी भी राह गुज़र होगी। यानी लोगों का दुख दर्द समझना एक इंसान का असल में शऊर होना चाहिए, उसका शियार होना चाहिए। सवाल नंबर 5, आने वाले किसी लम्हे की को सदा दी जाए में सदा के मानी क्या है? स्वाद से सदा, सदा का मतलब होता है आवाज़, और सीन से सदा, सदा का मतलब हमेशा। सवाल नंबर 6, अमीक हनफी के कलाम के पहले मजमूए का नाम क्या है? सटक पैराहन। क्या है? सटक पैराहन। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? जवाब है धनपत राय। क्या था? धनपत राय। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, नावल बेवा में प्रेमा की शादी किससे होती है? प्रेमा कौन होती है? उसकी साली होती है। उसकी शादी किससे होती है? उसके दोस्त दाननाथ से होती है। और नावल का हीरो कौन होता है? अमृत राय होता है, ठीक है। इसका मैंने एक डायग्राम बना के एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था, एक पूरा बनाकर, ताकि आपको इजी वे में सब कुछ याद हो जाए। जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं वो हमेशा से देखते रहते हैं कि मैं चैनल पे किस तरह की पोस्ट अपलोड करता हूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, क्लर्क की मौत किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? कौन सी भाषा की कहानी है? जवाब है इसका रूसी कहानी। कौन सी कहानी है? रूसी कहानी। सवाल नंबर 10, पुतरस बुखारी ने अपने इंशाया में मरहूम किससे कहा है? जवाब है साइकिल को या बाइसिकल को।
क्या कहा था? मरहूम कहा था। सवाल नंबर 11, सबक मच्छर किस नसरी सिन्फ से मुताल्लिक है? जवाब है इंशाइया। लड़ी में मोती पिरोना किस शेरी सिन्फ की मानी है? जवाब है नज़्म। हर बार आपसे पूछा जाता है नज़्म किसे कहते हैं, तारीफ़ लिखिए। इस बार उल्टा पूछ लिया गया, तारीफ़ दे दी गई और पूछा गया कौन सी सिन्फ है, ठीक है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। बहरहाल अगर आपने चीज़ें पढ़ाई की होगी तो आपको सब कुछ चीज़ें याद है। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं जवाब, आपको बड़े बड़े भी लिखना है डिटेल में। सवाल नंबर 4, खुर्शीदुल इस्लाम कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब 1919 उत्तर प्रदेश के उमरी गांव में पैदा हुए। आपको पूरा लिखना है। खुर्शीदुल इस्लाम की विलादत 1919 में उत्तर प्रदेश के उमरी गांव में हुई। सवाल नंबर 5, बलवंत सिंह के किन्हीं दो अफसानवी मजमुओं के नाम लिखो? रात चोर और चांद और चक पैरा का जस्सा, ये इनके मजमुए हैं अफसाने के। सवाल नंबर 6, रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? जवाब है रामलाल को पाकिस्तान के कलमकारों ने मदऊ किया था, यानी उन्हें निमंत्रित किया था, बुलाया था, ठीक है। पाकिस्तान के लेखकों ने बुलाया था, इसलिए वो जाना चाहते थे। उनके खुद की कोई मर्जी स्पेशल नहीं थी, हालांकि वो चाहते थे जाना, पर उनको कभी भी वीज़ा उनके पास नहीं हो पाता था। सवाल नंबर 7, पैरोडी के फ़न पर कलीमुद्दीन अहमद के ख्यालात क्या हैं? जवाब, पैरोडी के फ़न के हवाले से, जवाब नंबर 7 है ना, पैरोडी के फ़न के हवाले से कलीमुद्दीन अहमद का ख्याल था कि ये उर्दू के लिए एक नई चीज़ है। पैरोडी शाहकारों की होती है और कार्टून का फ़न है। अहमद जमाल पाशा की पैरोडी पर उन्होंने राय दी कि इसका अंदाज़ इस्तेहज़ाया नहीं बल्कि उसलूब को नुमाया करने का है। उनकी तहरीर से अंदाज़ा होता है कि वो मगरिब के अदब के मुताले से दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए वो पैरोडी के फ़न को तरक्की दें, ठीक है। आप ऊपर की 2 लाइन लिख देते तो भी आपके लिए बहुत था, ठीक है। 2 लाइन एक्स्ट्रा और लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। सवाल नंबर 8, शायरी मजमुआ सुरीली बांसुरी को आरजू लखनवी की शायरी का इम्तियाज़ क्यों कहा जाता है? जवाब देखिए, जवाब नंबर 8, आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे, यानी कि ऐसी ज़बान जिसमें संस्कृत या अरबी और फ़ारसी के शकील अल्फाज ना हो। आरजू ने उससे मुतासिर होकर खालिस उर्दू की इस्लाह निकाली और सुरीली बांसुरी के नाम से एक ऐसा शायरी मजमुआ मुरत्तिब कर दिया जिसमें फ़ारसी और अरबी के मुश्किल अल्फाज नहीं हैं। इस बात की बड़ी शोहरत हुई और उसे आरजू लखनवी का इम्तियाज़ समझा गया। उन्होंने अरबी और फ़ारसी के अल्फाज को इससे तर्क कर दिया, हटा दिया गया। शॉर्ट में आपको ये बात लिखनी थी। सवाल नंबर 9, मुईन अहसन जज़्बी के किन्हीं 2 शायरी मजमुओं के नाम लिखिए? फ़िरोज़ा, गुदाज़े शब और सुखन मुख्तसर। इन 3 में से कोई भी 2 नाम आपको लिखने थे। सवाल नंबर 10, शायर दिल और आसमान से क्यों डरा हुआ है? जवाब, कदीम शायरी रिवायत है के मुताबिक इस दुनिया में मौजूद तमाम तब्दीलियों का मुअज्जिब आसमान ही है, और अगर आसमान किसी का दुश्मन हो जाए तो उस पर पै दर पै मुसीबतें ही नाजिल होती है, और ऐसे इंसान को मज़ीद किसी दुश्मन की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ऐसे ही हसीन लोगों के इश्क में भी खौफज़दा हो रहा हूँ कि जब आदमी उनके हुस्न से घायल होकर उनके इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है तो ये भी अपने महबूब पर बेतरह के मज़ालिम और सितम ढाने से बाज नहीं आते हैं। इस वक्त में ये भी गर्दिश आसमान की तरह बेरहम हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? महबूब जिनसे आशिक मोहब्बत करता है वो भी कैसे हो जाते हैं? जैसे आसमान किसी पर मुसीबत ढाता है, ऐसी ही मुसीबतें ये भी ढाना शुरू कर देते हैं। आइए अगला देखते हैं, अगला सवाल नंबर 11, इलाही शाम अब उस गांव में न आने पाए में नज़्म याद नगर का किरदार शाम से क्यों खौफज़दा है, शाम से क्यों घबराता है? जवाब, नज़्म का किरदार शाम को गांव में आने से इसलिए खौफज़दा है कि शाम और गांव की डसने वाली तन्हाई उसे कुर्ब में मुब्तला करते हैं, यानी उसे और ज़्यादा परेशान और ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। सवाल नंबर 12, प्रेमचंद ने अपने नावल का उन्वान बेवा क्यों रखा? बेवा यानी विधवा क्यों रखा? जवाब देखिए, इस नावल के ज़रिए प्रेमचंद ने हिंदू मज़हब में मौजूद ख्याल कि वो बेवा को शादी का कोई हक़ नहीं है
की नफ़ी करते हुए उस बात के हक़ में बात की है कि बेवा औरतों को अपनाया जाना चाहिए। इस ख़याल को पेश करने के लिए नावल निगार इस किस्से में पूर्णा जैसे किरदार की तख्लीक करके उन तमाम हक़ाइक़ और मसाइल को बेपर्दा किया है जो एक बेवा औरत को बेवगी के बाद समाज में कदम कदम पर पेश आते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बेवा रखा गया है। सवाल नंबर 13, अफसाना निगार के जन्मदिन के वाक़यात में किस वाक़ये ने आपको बेहद मुतासिर किया है? और ये आपके सवाल चैप्टर का भी सवाल है, इजी, आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। जवाब देखिए, अफसाना निगार के जिस वाक़ये ने मुझे मुतासिर किया वो ये कि जब वो अखबार एडिटर मिस्टर पी की दुकान पर जाता है और जिस अंदाज में चाय की शदीद तलब में भी वो मिस्टर पी के चाय की पेशकश को ठुकराता है और अंदाज़े काबिल तहसीन है। मुझे इस वाक़ये ने इसलिए मुतासिर किया कि उसमें उस मुसन्निफ़ की उज़ली खुददारी की झलक देखने को मिलती है और वो अपनी कमज़ोरी को अपनी खुददारी पर गालिब नहीं आने देता। यानी वो कमज़ोर है, लाचार है, बेबस है, ठीक है, बेरोज़गार है, पैसे नहीं है, बहुत तकलीफ़ में, उसके बावजूद भी वो खुददारी नहीं भूलता है। सवाल नंबर 14, मुसन्निफ़ ने बाइसिकल को दरिया में क्यों फेंक दिया? जवाब, साइकिल की वजह से मुसन्निफ़ को बहुत शर्मिंदगी का सामना हुआ। साइकिल ने सर्कस के साइकिल का रूप इख्तियार कर लिया था क्योंकि उसके पहिए अलग अलग हो गए थे, जिसकी वजह से मुसन्निफ़ ज़मीन पर गिर पड़ा। उसी वजह से मुसन्निफ़ ने साइकिल को दरिया में फेंक दिया। सवाल नंबर 15, खाका निगारी किसे कहते हैं? जवाब, खाके में किसी शख्सियत के नुकूश इस तरह उभारे जाते हैं कि उसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाती हैं और एक जीती जागती तस्वीर कारी की पेश नज़र हो जाती है। एक चीज़ ऐसी ही जो खाके की दिलकशी में इजाफ़ा करती है वो कि जिसका खाका पेश किया जा रहा है उसकी कमज़ोरियाँ कारी के दिल में इसलिए नफ़रत नहीं बल्कि हमदर्दी पैदा करें और खाका पढ़कर वो बेसाख्ता कहे कि काश इस शख्स में ये कमज़ोरियाँ भी ना होती। ये क्या होता है? खाका होता है। सवाल नंबर 16, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। इस शेर में रदीफ़ और काफ़िया क्या है? तो आखिर में जो भी होगी लिखा है 2 बार, ये तो क्या है? रदीफ़ है। और सहर और बसर दोनों हम आवाज़ हैं, एक जैसे लफ्ज़ हैं, बोलने में प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक जैसा है लेकिन लफ्ज़ दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है? इसके काफ़ियाँ हैं। ठीक है। सवाल नंबर 17, अब यहाँ पर आपको 2 पैसेज दिए गए थे, आपको इन पैसेज की क्या करनी थी? तशरीह करनी थी। तो पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सियाको सिबाक मंदरजा वाला अख्तबास निसाब के अफसाने मैं वो से माखूज़ है। इस अफसाने के अफसाना निगार शफ़ी जावेद हैं। ठीक है, आपको इस तरह क्या लिखना था? इसका सियाको सिबाक लिखना था, फिर इसी पैसेज को वापस अपनी ज़बान में वापस लिख देना था। कॉपी पेस्ट ही करना था, कोई विशेष काम नहीं था। कॉपी पेस्ट करना आता ही आपको, 1-2 लफ्ज़ आपको अपनी ज़बान से जोड़ना है, 1-2 लफ्ज़ इसमें से हटा देना है, मुश्किल लफ्ज़ हटा देना है, आसान लफ्ज़ों को जोड़ देना है। ठीक है, और फिर लिखना था तशरीह। क्या लिखना था? तशरीह। मैं वो शफ़ी जावेद का अफसाना है जिसकी कहानी एक नौजवान और ज़ईफ़ आदमी के गिर्द घूमती है। नौजवान रोज़ सुबह सैर की गरज से आता है और सैर से फ़रागत पाने के बाद प्लेटफॉर्म पर बैठकर अखबार का मुताला करता है। वहीं एक बूढ़ा शख्स जिसका जिस्म झुका हुआ है, दायां कंधा नीचे झुका हुआ है, तजस्सुस से बैठा प्लेटफॉर्म पर आती जाती ट्रेन को देखता है। उसकी निगाहें मुसलसल पटना जंक्शन को देखती रहती हैं, जिसे शायद वो किसी के इंतज़ार में हो। नौजवान रोज़ ये मंज़र देखता है मगर उससे कुछ पूछता नहीं है। रोज़ाना ये बूढ़ा स्टेशन पर मौजूद एक पान वाले से पूछता है कि आरा की ट्रेन कब आएगी, और रोज़ एक ही जवाब पाकर ट्रेन जा चुकी है, कल आना, वो बूढ़ा चला जाता है। यानी इस तरह की बातें आपको 1-2 बात अपने मन से भी ऐड करनी थी और 1-2 बातें आपको इसमें से हटा देनी थी। इसी तरह आपको कॉपी पेस्ट करना चाहिए था। और अगर आपको ये नहीं आता था, अगर आपको लगता है ये मुश्किल था आपके लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन था या। क्या दिख रहा है नीचे लाल लिखा ना, या, तो या वाला ऑप्शन था आपके पास। आप ये छोड़कर दूसरा भी कर सकते थे। दूसरा पैसेज पढ़ना था और बाद में लिखना क्या था? देखिए, सबसे पहले लिखना था सियाको सिबाक मंदरजा वाला इख्तिबास निसाब की आप बीती इस आबाद ख़राबे में से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ अख्तरुल ईमान हैं।
और उसके बाद आपको यही पैसेज वापस कॉपी पेस्ट करना है। तशरीह लिखना था, इस आबाद खराबे में अख्तरुल इमान की आप बीती है। सबक में मौजूद हिस्से में मुसन्निफ़ ने अपनी 11 साल की उम्र में पेश आने वाले ज़िंदगी के वाक़यात को इस तरह बयान किया है कि जब मैं अपने अब्बा के साथ अब्दुल्लाहपुर जमुना नगर स्टेशन पर आया तो अब्बा ने मेरे सर पर एक संदूक रखा था, जबकि बाकी सामान ख़ुद उठाया हुआ था। अब कुछ इस तरह की इसमें बातें लिखी हुई है। आप स्क्रीनशॉट मार के, स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज़ को याद कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मेरा गला मत दुखाइए, मुझसे वापस पूरा मत पढ़वाइए, ऐसा कुछ इसमें विशेष नहीं है। अब है सवाल नंबर 18। इसमें है अफसाना सुकून की नींद का खुलासा लिखिए, और दूसरा है सबक मच्छर का खुलासा लिखिए। यानी या तो आपको सुकून की नींद का खुलासा लिखना था, नहीं आता तो आपको मच्छर का खुलासा लिखना था। अब यहाँ पर मैंने सुकून की नींद का खुलासा ये लिख दिया है, मैंने पूरा टाइप कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको लगेगा सर तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 1-1 घंटा लगा रहे हैं। ठीक है, बारी बारी वीडियो को पॉज कर लें और क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दूसरी बात और बता देता हूँ। जिन बच्चों ने मुझसे PDF ली थी, जिन बच्चों ने मुझसे PDF के लिए कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पर, उन बच्चों को मैंने यही वाली PDF दी थी और कहा था बच्चों ये सवाल ज़रूर आएगा, ये सवाल ज़रूर आएगा। इस पेपर को अच्छी तरह पढ़ लेना, PDF को अच्छी तरह याद कर लेना, इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल आएंगे। और जैसे मैंने बताया था, सुकून की नींद का खुलासा आना था और वो आया, वैसा ही आया जैसा कि मैंने बोला था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पूरा इसको पढ़ लें। यही आपके लिए क्या है, आसान है और मेरे लिए भी सुकून का बाअस होगा, क्योंकि रोज़े की हालत में मैं ज़्यादा आपसे नहीं बोल सकता। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाला आपने समझ लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सुकून की नींद का। अगर सुकून की नींद वाला आपको नहीं आता था तो बीच में आपको ऑप्शन दिया गया था या, क्या दिया गया था, या के बाद कौन सा चैप्टर है, मच्छर। अगर वो नहीं आता है तो आप मच्छर वाला चैप्टर भी कर सकते हैं। ये मच्छर का हमने स्क्रीनशॉट दे दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, मैं वापस व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अब भी किसी बच्चे की क्यूरी है और कोई बच्चा मिलाना चाहता है, मिलान करना चाहता है, तो वो बच्चा मुझसे व्हाट्सएप पे PDF ले सकता है। मैं इस जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जिन बच्चों ने मुझसे पहले PDF नहीं ली थी, मैं आपको वो वाली PDF भी वापस भेज दूँगा, ताकि आपको पता लगे कि मैंने कौन से सवाल आपको बताए थे और कौन से सवाल आपके इम्तहान में उससे मैच हुए हैं। और बाकी 10-10 मिनट वाली जो क्लास थी, वो क्लास तो आप कंटिन्यू देख ही रहे थे, उसके लिए तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं कि उससे कितने सवाल आए हैं, वो तो आपने देखी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह ये 18वां सवाल आपने दोनों के कैल्क ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। सुकून की नींद का खुलासा और मच्छर का खुलासा दोनों मैंने यहाँ पर बयान कर दिया है। अब है सवाल नंबर 19। इसमें ऊपर एक तो दिया गया है बंद, नीचे 2 दिए गए शेर। हमेशा ऐसे ही आता है, तरीका यही है, एक नज़्म का आता है और 2 गज़ल के शेर आते हैं। हमेशा से पेपर का पैटर्न यही रहा है। उसमें ऊपर जो दिया गया है ये कौन सा है, ये गौर गरीबा से दिया गया है, और नीचे 2 अलग अलग गज़ल से दिए गए हैं। ये हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 19, मंदरजा झेल बंद की मैं सियाको सिबाक तशरीह करें। खुदा बख्शे उसे बस दोस्त का रहता था वो जोया, तो निकला दोस्त एक आखिर खुदावंदे करीम उसका। अब उसके नेक व बद का ज़िक्र करना ही नहीं अच्छा, कि रोशन है खुदा पर आलमे उम्मीद व बीम उसका। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना था, लिखना था सियाको सिबाक। ये बंद हमारे निसाब में शामिल है। नज़्म तबा तबाई की नज़्म गौर गरीबा से लिया गया है। दरअसल ये उनकी तिबा आज़ाद नज़्म नहीं, बल्कि एक अंग्रेज़ी शायर थॉमस ग्रे की नज़्म एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड का तर्जुमा है। ये आपका सियाको सिबाक था। उसके बाद आपको लिखना था तशरीह। क्या लिखना था, नज़्म के आखिरी बंद में बूढ़ा किसान आखिरी कलमात अदा करते हुए कहता है कि खुदा उसको माफ़ कर दे, और वो हर वक्त अपने दोस्त की तलाश में रहता था, और उसका दोस्त दोनों जहां का मालिक खुदा ताला था, यानी वो खुदा के पास पहुंच गया। अब उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का जिक्र करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खुदा उसकी हर बात को जानता है, वो गैब की बातों को जानने वाला है, उसके मुकाबले में कोई राज़दां नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको 2 शेर दिए गए थे गज़ल के। अगर आपको ये नहीं आता था, मुश्किल लगता था, तो आप ये बारी बारी कर सकते थे। पहला शेर दिया गया था, यहाँ बीच में या लिखा है, यानी ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला 2 कर सकते हैं। अब शौक़ से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज़े बयां से हम।
सियाको सिबाक लिखेंगे मंदरजा बाला शेर अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से लिया गया है और उसकी क्या करेंगे, तशरीह करेंगे। तशरीह में लिखेंगे इस शेर में शायर गुफ्तगू का अंदाज़ पैदा करते हुए अपने महबूब को मुखातिब करके कहते हैं कि अब हमने तुम्हारे अंदाज़ बयान को पूरी तरह से पा लिया है, अब हम तुम्हारे मिजाज से आशना हो चुके हैं कि अगर तुम हमको कुछ बोलते हो, अगरचे वो बिगाड़ या ख़राबी की ही कोई बात क्यों ना हो, उस अंदाज में तुम्हारी हमारे लिए मोहब्बत पोशीदा है, इसलिए हम तुम्हारे इस अंदाज़ को बखूबी समझने लगे हैं। अब तुम पूरे शौक़ से ऐसी बातें कर सकते हो, यानी तुम्हारे बेरुखे भी अगरचे तुम्हारा हमसे लगाव दिखाने का तरीक़ाकार और अंदाज़े मोहब्बत है। और इसके साथ आपको ये भी करना था, इस तरह आपको 2 गज़ल के शेर करने से अच्छा था कि आप एक नज़्म का खुलासा कर लेते, तशरीह कर देते। दूसरा शेर था, आपको दिया गया था मंजिल इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी। सियाको सिबाक मंदरजा बाला शेर मोइन एहसन जज्बी की गज़ल से माखूज़ किया गया, गलती से लिख दिया मैंने, माखूज़ है या लिया गया है। उसके बाद लिखना था तशरीह। शायर इस शेर में मंजिल इश्क के मसाइल को बयान करते हुए कहते हैं कि अगर तुम इश्क की मंजिल के मुसाफिर बनोगे तो ये मंजिल तुम्हारे लिए फूलों की सेज हरगिज़ नहीं होगी, बल्कि उसके रास्ते में बहुत से गम भी आएंगे और उन गमों की याद मंजिल इश्क पर अक्सर तुम्हें सताएगी। इश्क के इस रास्ते की कुछ धूल भी खुद से लिट्टी हुई मिलेगी। यहाँ इस धूल से शायर की मुराद आशिक और इश्क के रास्ते की यादें भी है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। ठीक है, अब है आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 20। नज़्म मुल्क बेशहर शाम का खुलासा लिखिए या ज़िंदगी से डरते हो का खुलासा लिखिए। मैं बारी बारी दोनों खुलासे पढ़ देता हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल है, जितना मैं कर पाया हूँ टाइप। इतने ज़्यादा मेरे पास टाइम बहुत कम था टाइप करने का, कराने का, लेकिन बच्चों ने कहा सर आज क्या चाहिए, तो कितना जल्दी करूँ, रोज़ा अलग है, दूसरे भी काम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मुल्क बेशहर व शाम का खुलासा लिखेंगे। सवाल नंबर 20। अमी हनफी की ये नज़्म उनके हालात की अक्कासी है। नज़्म के इस बंद में शायर अपने माजी के सुहाने दिनों को याद कर रहा है कि ज़्यादा दिन दूर नहीं बल्कि कुछ अर्सा क़ब्ल की बात है कि हम मुँह अंधेरे जगा करते थे और चढ़ते सूरज का नज़ारा अपनी आँखों से करते थे। ये दिन इतने खूबसूरत थे कि हमारी सहर खेज़ी को देखकर सूरज भी शर्मा जाता था और शर्म के मारे हमारे सामने अपना सर झुका लेता था, और फिर अचानक सूरज हमारे इस अमल को देखकर मुस्कुरा पड़ता था। यहाँ शायर ने तुलू होते सूरज की रविश की रौ पहली किरणों को उसकी मुस्कुराहट कहा है। सूरज मुस्कुराकर हमसे पुरतपाक तरीके से मिलता था। यूं उस सूरज को देखकर हम भी इतने तरोताज़ा हो जाया करते थे कि हमारे रगों जां में ताजगी फैल जाती थी। शायर अपने सुहाने दिनों को याद करते हुए पहले दौर की शामों की खूबसूरती बयान कर रहा है कि वो ऐसी शामें थी कि ढलते सूरज के नज़ारों के साथ झील के तरोताज़ा पानियों में पाँव डालकर बैठा करता था। झील का उस पानी में अपने पाँव से पानी की मौजों में दायरे बनाया करता था। इस लम्हे शाम को दिन भर का थका हारा सूरज अपनी आराम गाह की तरफ बढ़ रहा होता था। यूँ महसूस होता था कि मुस्कुराकर हमसे शब खैर कह रहा हो। उसके साथ ही शाम ढलते हम भी अपने घरों की जानिब रवाना हो जाते थे। इस लम्हे सूरज का हुस्न हमारे दिल में समाया होता था। आगे शायर क्या कहता है इस नज़्म में, शायर मौजूदा दौर और वक्त को बयान कर रहा है और मौजूदा दौर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की हकीकत बयान करते हुए कहता है कि अब हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जहां तुलू होते और ढलते सूरज के नज़ारे तो दूर की बात है, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के
झमेलों में हम ये तक भूले हुए हैं कि मशरिक़ की सिमत कौन सी है और मगरिब की सिमत कौन सी है, यानी पूरब कहाँ है पश्चिम कहाँ है। ज़िंदगी इस कदर तेज़ रफ्तार और मशीनी हो चुकी है कि सूरज कब तुलू होता है और कब गुरूब इंसान को उसका इल्म तक नहीं। इंसानी ज़िंदगी दफ्तर और काम के गिर्द घनचक्कर बन कर रह गई है। नज़्म के उन्वान में शायर ने मौजूदा ज़िंदगी को बेसहर व शाम करार देकर हालात के बरक रफ्तार को बयान किया है। ये था मुल्क बेशहर व शाम का खुलासा। और अगर आपको लगता है ये मुश्किल है तो आपको या लिखा हुआ दिख रहा है रेड कलर में, हाँ आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, ज़िंदगी से डरते हो, इसका खुलासा आप लिख सकते हैं। क्या खुलासा है देखिए, शायर सवाल के अंदाज़ में आदमी से मुखातिब होकर कह रहा है कि क्या तुम ज़िंदगी से डरते हो? अगर ज़िंदगी से डर रहे हो तो ज़िंदगी का कैसा डर, क्योंकि ज़िंदगी तो तुम में भी रवां दवां है, और ज़िंदगी है मैं हूँ और ज़िंदगी है मैं भी हूँ। लेकिन क्या तुम आदमी से डरते हो तो आदमी से भी कैसा डर, तुम भी आदमी हो और मैं भी आदमी हूँ। शायर ने आदमी कौन है पर रोशनी डाली है और कहता है कि आदमी तो अल्लाह की ऐसी तख्लीक है जिसको अल्लाह ताला ने ज़बान और बयान की कुदरत से नवाजा है। तुम एक दूसरे से मिलकर अपने गम, खुशी, दुख, दर्द, हर तरह के जज्बात का इजहार कर सकते हो। ये जो ज़िंदगी के रंग हैं ये सब तो उस आदमी के संग से ही हैं, फिर उस ज़िंदगी और आदमी से कैसा डर है। शायर इंसान के दिल में छुपे असल खौफ को आशिकार करते हुए कहता है कि तुम्हारा ये डर आदमी या ज़िंदगी से नहीं, बल्कि ये डर तो एक अनकही बात का है, और वो अनकही घड़ी यकीनन मौत है, और तुम्हारा असल डर भी मौत से ही है। तुम घड़ी से क्यों डर रहे हो? तुम्हें उस घड़ी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौत का एक दिन तो तय है, और उस खौफ में तुम अपनी बाकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो? अभी तुम्हें मौत से खौफ ज़दा होकर अपनी ज़िंदगी को मायूसी का शिकार हरगिज़ नहीं करना चाहिए। शायर कहता है कि तुम डरो मत, क्योंकि पहले भी नमूद नुमाइश से पाक ज़िंदगी की अदवार गुजरे हैं, जहां लोगों को परेशानियों का भी सामना था। उन लोगों का आज के लोगों से मुकाबला नहीं है, मगर अब तुम कल के डर से खौफज़दा क्यों हो? तुम्हारे लबों ने आने वाले दिनों से खौफज़दा होकर हिलना क्यों बंद कर दिया है? अगर तुम्हारे लब हिलने से कासिर हैं तो तुम्हारे हाथ तो जाग रहे हैं। ना तुम्हारे उन हाथों की हरकत तुम्हारी मंजिल का सामने आ सकता है। तुम्हारे यही हाथ सुबह की आवाज़ बनकर चारों सू फैल सकते हैं। रोशनी की जानिब बढ़ने का तुम्हारे लिए यही ज़रिया है, और यही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कामयाबी की दलील है। इसलिए तुम्हें इस रोशनी से डरने की ज़रूरत नहीं है। शहर की फसीलों पर जो भी साया था वो हट चुका है। इस साये के हटते ही एक स्याह रात का इख्तिताम हुआ है, और हर जानिब खुशी की लहर दौड़ गई है। ग़ुलामी का अंधेरा छटकते ही खुशियों के जिस दौर का आगाज़ हो रहा है, वहाँ से एक नई आवाज़ की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ के लोगों में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ गई है, लेकिन उस सब के बावजूद तुम अब भी डर रहे हो। तुम्हें अब डरने की ज़रूरत बाकी नहीं है, क्योंकि अब हम और तुम बाकी हैं। तो इस तरह आपका 20 सवाल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब आपको एक बात और बताते हैं। अब है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 21, 22 और 23 आपको 3 सवाल दिए गए हैं, और तीनों सवाल क्या है, ऑप्शन में है, यानी या के साथ हैं। सवाल नंबर 21 जो है वो है मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालिए। अगर मिर्ज़ा गालिब का याद नहीं है तो दूसरा नाम है सुरेंद्र प्रकाश की सवाने हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालिए। ठीक है, इस पेपर में मत देखो, आप अपने पेपर में देखो, उसमें लिखा है। सवाल नंबर 22 है जान निसार अख्तर की सवाना हयात, और नहीं आता है तो इकबाल की सवाना हयात। ठीक है, 22 में दोनों दिए गए हैं। 23वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी पसंदीदा शख्सियत और जदीद तालीम में इंटरनेट की अहमियत। ये तीनों में से कोई भी एक मजमून लिखना था, यानी तीनों सवाल आपको क्या करने थे, कंप्लीट करने थे। तो अब ये तीनों सवाल मैं पढ़ के बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बेहतर है मैं ये वाला पेपर क्या करता हूँ, अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।
आप टेलीग्राम से ये पेपर मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आप चाहें जो बच्चे नहीं कनेक्टेड है वहाँ से जाकर ले सकते हैं और आराम से इसके उत्तर को क्या कर सकते, जवाब को आप मिला सकते हैं कि आपका कितना जवाब सही है कितना गलत है। उसके अलावा आपको ये भी पता लगेगा कि देखो मैंने एडवांस में पेपर डाला था, तो आपको पता चलेगा कि कितने सवाल इसमें से आए हैं, कितने सवाल इसमें से बैठे हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा जो डेली क्लासेस आई थी उससे कितने सवाल क्या होते हैं, मैच होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे इस पेपर के सेक्शन डी में। ये सेक्शन सी और ये आ गया हमारा सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में पहला क्या दिया गया आपको, मिर्ज़ा गालिब के ख़यात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालिए। देखिए मैंने सेक्शन सी में मिर्ज़ा गालिब ही बताया था, यही बताया था। अब मैं उसको पूरा पढ़ूँ, इससे अच्छा आप बैठ के खुद पढ़ लीजिएगा, मेरा भी रोज़ा है, ऐसी हालत मेरी ख़राब मत करो। और मिर्ज़ा गालिब के बाद दूसरा इसमें मैंने याक में ऑप्शन दिया था सुरेंद्र प्रकाश। क्या सुरेंद्र प्रकाश नहीं आया बच्चों, बताओ नहीं आया, जैसा कि मैंने बताया था यही आया कि नहीं आया। उसके बाद 22वां सवाल आपका है जानिसार अख्तर की सवाने हयात और इकबाल की सवाने हयात, दोनों में से कोई एक शायर की सवाने हयात लिखनी थी। पहला मैंने आपको दिया था अल्ताफ़ हुसैन हाली, इसमें भी पेपर में, और ये नहीं आता था तो मैंने या में आपको दिया था मोहम्मद इकबाल। तो बताइए जानिसार अख्तर अगर नहीं याद था आपको, मैंने नहीं दिया था, तो अल्लामा इकबाल दिया था, आप मोहम्मद इकबाल की सवाने हयात लिख सकते थे। मुश्किल नहीं था ना बच्चों, बिल्कुल नहीं था। आप आराम से लीजिएगा, बैठ कर आराम से पढ़िएगा आप, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 23, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी जगह मैंने यहाँ पर लिखा लड़कियों की तालीम। बात एक ही है, बेटी को पढ़ाओ या लड़कियों को पढ़ाओ, लड़की भी बेटी होती है ना। दूसरा क्या था, मेरी पसंदीदा शख्सियत, यहाँ पर मैंने दिया मेरा पसंदीदा अदीब और शायर, ठीक है। तो यहाँ पर शख्सियत का मतलब अदीब और शायर ही होता है, आप उन दोनों में से किसी भी एक को लिख सकते थे। और तीसरा था जदीद तालीम में इंटरनेट की अहमियत, तो यहाँ पर मैंने इसमें दूसरा दिया है इंटरनेट की अहमियत। बताओ आया कि नहीं आया, एज़ इट इज़ आया कि नहीं आया, बताओ बच्चों। बिल्कुल आया। अब जिन बच्चों को PDF मिल गई थी, जिन बच्चों ने कांटेक्ट किया था, जिन बच्चों को सचमुच में अच्छे नंबर लाने थे, मेहनत करनी थी, तो कांटेक्ट के बहुत तरीके थे। आप मुझसे कमेंट में बोल सकते थे, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते थे, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते थे, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते थे, फेसबुक पे जुड़ सकते थे, बहुत तरीके थे। और कुछ भी नहीं जुड़ सकते तो आप कमेंट कर ही सकते थे। कमेंट में आपको पर्सनल नंबर दे देता, आप मुझे हाई लिख के भेज देते, मैं आपको PDF सेंड कर देता। काफ़ी बच्चों ने ली है, पर जिन बच्चों को PDF नहीं मिल पाई है, मुझे उन बच्चों का दुख है, अफसोस है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उन बच्चों को भी अच्छे नंबर पहुँचाए, उन बच्चों को भी अच्छे नंबर दे, ठीक है। यहाँ पर हमारा पेपर क्या हो जाता है, पूरा एंड हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पेपर में शामिल कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप टेलीग्राम से पेपर ले लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन कौन से सवाल आपको दिए थे, ठीक है बच्चों। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अगर आप 12th में पास हो जाते हैं, अगर नहीं आप बिल्कुल होंगे, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आप तमाम ही बच्चे बहुत अच्छे नंबर से 12th क्लास में पास हों और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में और आखिरत में हर जगह कामयाबी अता करे। फिर भी ज़िंदगी में अगर आपको BA करना है, आपको उर्दू में और कुछ आगे बढ़ना है, तो उर्दू से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है चैनल पे हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगी। मैं हमेशा इसी चैनल पे ही रहता हूँ। कमेंट में आपका हमेशा इंतज़ार करूँगा। आप पेपर देख के बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन सकते हैं, आपका पेपर अच्छा गया बुरा गया, उसके लिए आप भी इस कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा आपके लिए उर्दू के लिए हमेशा खिदमत देता रहूँगा और मुझे उर्दू ज़बान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे इस तरह के कानून लगाए जा रहे हैं कि उर्दू ज़बान धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डल होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। इस मोहब्बत को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि उर्दू ज़बान को हमेशा के लिए आगे लेकर आता रहूँ। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, आप दुआ कीजिएगा कि चैनल आगे बढ़े, आपका पेपर आगे बढ़े, आपकी पढ़ाई आगे बढ़े। मैं हमेशा आपकी मदद करता रहूँगा जिस तरह भी मैं कर सकता हूँ। और आप चैनल के लिए सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा जो वीडियो आपको पसंद आए। उर्दू से रिलेटेड वीडियो हमेशा मैं इसमें लाता रहूँगा। और भी आपको कुछ सलाह है, मशवरा है, जो बातें आप मुझसे करना चाहते हैं कमेंट में करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं यही मिलूँगा आपको इसी चैनल पे हमेशा की तरह, आपके ढेर सारे प्यार के साथ और मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आप तमाम ही को ज़िंदगी और आखिरत में जगह कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज़।